नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्की कॉन्सेप्ट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी लक्की राज। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सभी जो भी साथी है वो जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ें। ठीक है, चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ण विचार से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों का मैं यहाँ पर संकलन आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक और इस सेशन को क्या करें, एंजॉय करें। तो मित्रों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सुपर 30 क्वेश्चन। सुपर 30 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर और हर एक क्वेश्चन अपने आप में प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई के रूप में इस प्रकार का प्रश्न यदि प्रतियोगी परीक्षा में आ भी जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा, यह आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर शब्द ब ऑप्शन है आपका, वर्ण स ऑप्शन है यहां पर, वाक्य, और द ऑप्शन है यहां पर पद। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई के रूप में। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को क्या करें, शेयर करें। और आज का जो पहला प्रश्न है और वर्ण विचार का ही सबसे पहला प्रश्न यही बनता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई के रूप में यदि प्रश्न आपके समक्ष आ जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए मित्रों, आपका उत्तर होगा क्या, वर्ण। काफ़ी बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, साथियों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई हिंदी व्याकरण की वो हो जाएगी मित्रों क्या, वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। और ऑप्शन आपके सामने ये रहा, नंबर 1 44 और नंबर 2 ऑप्शन में है 48 यानी कि 48 और स ऑप्शन में 52 और द ऑप्शन में मित्रों 11। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 44, 48, 52 और 11। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जितने भी साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए, वर्णों के साथ क्या लगा हुआ, कुल। ठीक है ना, तब हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा मित्रों 52। ठीक है, ये मानक वर्ण भी है, कुल वर्ण भी है। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी कितनी है, 52। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ पर देवनागरी भी शब्द आ जाए, ठीक है ना, तब भी हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, विकल्प अ है 52, ब विकल्प हैं 48,
स विकल्प है 44 और द विकल्प है मित्रों 33। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। चलिए, पिछला प्रश्न था उसमें कुल वर्णों की संख्या पूछी थी, तब तो क्या थे 52 थी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। 48 भी नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा, तो हमारे जो मूल व्यंजन है वो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और व्यंजनों को मैंने एक वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था कि 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। और नंबर 1 हो जाता है आपका स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 हो जाएगा मित्रों अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी 25, अंतस्थ की कितनी बताई थी 4, और ऊष्म की भी 4। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो हमारे जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाएगी। चलिए, आप सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या। अच्छा प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो नंबर 1 अ विकल्प में 6, ब विकल्प में 4, स विकल्प में 11 और द विकल्प में 7। चलिए, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए सभी लोग। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्वरों का जो विभाजन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वरों की जो उसका हमने प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रयत्न के आधार पर जो सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर स्वर, और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा था, मूल स्वर और संधि स्वर। तो आपको याद आ गया होगा यदि वीडियो देखा है तो बताओ इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। 6 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 11 को देख लेते हैं, ये हमारे कुल स्वर हैं। क्या है मित्रों, कुल स्वर, ठीक है। उसके बाद 7 की बात करें तो वो होते हैं मित्रों संधि स्वर, याद आ गया होगा आपको, संधि स्वर। और 4 जो होते हैं मित्रों वो मूल स्वर होते हैं। आई बात समझ में। आगे प्रश्नों में बात करेंगे हम मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका उत्तर है वो क्या हो जाएगा मित्रों, ब हो जाएगा 4। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करना चाहे तो शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, और भी जोड़ें मित्रों को, ठीक है, साथियों को जोड़ें ताकि अधिक लाभान्वित हो है, ठीक है। चलिए, हमारा जो 5वां प्रश्न है वो इस प्रकार है। चलिए, वीडियो को आप क्या कर दें, लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना है तो शेयर कर दें। चलिए, प्रश्न है अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। वह वर्ग। प्रश्न समझो पहले, स्पर्श व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कुल कितने हैं जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। समझ में आ गया होगा प्रश्न। ऑप्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर 1 20 व 4, मतलब 20 संख्या है और 4 है वो वर्ग है। 20 क्या है यहाँ पर, संख्या है, और वर्ग के रूप में 4 लिखा है मैंने। ब ऑप्शन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 21, तो क्या होगी संख्या इनकी, और 5 वर्ग हो गई। 25 संख्या हो गई, 5 वर्ग हो गए।
25 संख्या हो गई, 4 वर्ग हो गए। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिया था वैसे पिछले प्रश्न में, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में देखने को भी मिलते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या और वर्ग आपको पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया था। मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में ही। और पहला जो है स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो भाग है विभाजन का वो है ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई थी यहाँ पर पिछले ही प्रश्न में कि 25 जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण वो कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और प्रत्येक वर्ग को हमने जो हैं 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, तो कितने वर्ग हमें चाहिए ताकि 25 वर्ण पूरे हो जाए। तो यहाँ पर जो वर्गों की संख्या है वो मित्रों क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 25 संख्या के रूप में है और वर्गों के रूप में 5, तो हमारा जो ऑप्शन है वो स एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो हैं 25 हैं और वो क से लेकर म तक होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और कुल संख्या कितनी है, 25 है। चलिए आज का जो छठा प्रश्न है वो देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या व उचित क्रम। ठीक है, सबसे पहले मैं ये प्रश्न ले लेता हूं कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन अ 7, ब 5, स 4 और द 3। पहला प्रश्न है छठा प्रश्न है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है यहाँ पर। और अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों का जो वर्णमाला में क्रम है वो किस प्रकार से, पहले कौन सा वर्ण आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूछा है कि अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है। चलिए बताइए फटाफट। चलिए, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है मित्रों वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, और वो 4 किस रूप में होती है, तो अगला प्रश्न ये है आपका। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं। ये प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या की बात तो हमने कर ली, कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन ये जो 4 वर्ण हैं इनको किस क्रम में रखा गया वर्णमाला के अंतर्गत, उचित क्रम आपको बताना है। और अंतिम विकल्प है हमारा, चलिए ये भी प्रश्न ऐसा आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रश्न कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। ठीक है ना, सिलेबस में होना चाहिए बस। चलिए अंतस्थ व्यंजनों का जो उचित क्रम है वो कौन से विकल्प में दिया गया है, कमेंट करके बताइए। सभी साथियों का स्वागत है लक्की कॉन्सेप्ट पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए उत्तर दीजिए इसका। छठा प्रश्न जो है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या के बारे में हमने बात कर ली है, 4 है, ये ठीक है 4 है। उचित क्रम कौन सा है वो क्रम आपको बताना है। चलिए सही तो लिखा हुआ है ना। चलिए एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ये थोड़ा इसी में कर देता हूँ, ठीक है ना, पता चल गया होगा, माफ़ कीजिएगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे, विकल्प में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कुछ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, य ल र य ल व र, ये तो होगा ही नहीं, कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में भी आप पढ़ते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, और
यहाँ पर एक जो है ऑप्शन उसमें संस्कृत के आधार पर क्रम दिया हुआ है और दूसरा एक और ऑप्शन है उसमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर य र ल व हमारा जो ब विकल्प है वह क्या हो जाएगा, उचित क्रम हिंदी के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन य व र ल ये जो क्रम है मित्रों ये संस्कृत के अंतर्गत है, संस्कृत व्याकरण में ऐसा दिया गया है। लेकिन हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें य र ल व उचित क्रम में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका विकल्प है वो सही कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक और भी कोई प्रश्न आपके जहन में आता है वर्णमाला से संबंधित तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपके सारे प्रश्न हैं वो कवर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बस, और कोई काम नहीं है आपका, बस पढ़ते जाइए। अगला जो प्रश्न है 7वां, ऊष्मा व्यंजन की संख्या, ऊष्मा व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है। चलिए बताइए, और इसी में मैं ऐड कर देता हूँ उचित क्रम भी आपको बताना है, ठीक है। दोनों प्रश्न इसी में ले लेते हैं। नंबर 1 विकल्प में मैं आपको देता हूँ 3, दूसरा विकल्प है आपका 4, 5, 6। चलिए बताइए ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, और इधर क्रम मैं बाद में लिखूंगा। सबसे पहले आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या 6। उम्मीद करता हूँ आप सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं मित्रों, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। चलिए इसका क्रम भी लिख देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, चलिए 3 ऑप्शन है आपके सामने। इन तीनों ऑप्शनों में से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा विकल्प जो है वो हिंदी वर्णमाला में सही रूप में ऊष्म व्यंजन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए बताइए। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही। सबसे पहले ये स आएगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो आपको ये भी पता होना चाहिए उच्चारण स्थान, आगे आएंगे प्रश्न, ठीक है ना। श का उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान और ह का उच्चारण स्थान भी आगे प्रश्नों में मैंने समाहित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, श का उच्चारण स्थान बताइए। विकल्प आपके सामने इस प्रकार हैं। चलिए बताइए श का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्या कंठ है, क्या तालु है, या फिर मूर्धा, नहीं तो दंत। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। बिल्कुल सभी मित्र जवाब दें। चलिए आपका जो उत्तर, आप काफ़ी जो मित्र हैं वो सही दे रहे हैं। श का उच्चारण स्थान जो होता है मित्रों, तालु होता है। क्या होता है मित्रों, तालु होता है। तो श का उच्चारण स्थान आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा है, तालु। और तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि तालु के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि च वर्ग आता है। क्या आता है मित्रों, च वर्ग आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो नवा प्रश्न है वो इस प्रकार है, श का उच्चारण स्थान बताना है आपको, श का उच्चारण स्थान बताना है। चलिए बताइए, यही ऑप्शन है, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है बताइए। चलिए बिल्कुल, चलिए आपका ऑप्शन स सभी मित्र बता रहे हैं। तो श का उच्चारण स्थान जो है मित्रों क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, यानी मूर्धन्य स्वर है ये, सॉरी मूर्धन्य व्यंजन है, कौन सा, श। ठीक है, चलिए आज का 10वां प्रश्न है, सड़क वाले स का उच्चारण स्थान बताना है आपको। चलिए बताइए, यही ऑप्शन है, कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, बिल्कुल दंतीय बता रहे हैं आप सब लोग, दंतीय बता रहे हो, इसका मतलब दंतीय वर्ण कौन सा है, श, बिल्कुल सही है। चलिए 10 प्रश्न हो गए आपके, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, ए आई स्वरों का उच्चारण स्थान बताइए। चलिए ऑप्शन आपके समक्ष ये रहे, चलिए बताइए, ए आई स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा, आपको बताना है। ठीक है, और विकल्प आपके सामने कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, कंठ सॉरी दंतोष्ठ और कंठ से। चलिए बताइए, ठीक है, सभी मित्र जवाब देवे। ए आई स्वरों का उच्चारण स्थान है, आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए और आई बनते किससे हैं, तो कहीं ना कहीं अ आ स्वरों का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ ई या बड़ी ई जो भी है इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अ आ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अ आ का जो उच्चारण स्थान है मित्रों वो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और ई और बड़ी ई स्वर का जो उच्चारण स्थान है मित्रों वो हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा, तालु। तो कौन सा विकल्प है जिसमें कंठ और तालु दिया हुआ है, तो हमारा जो ये विकल्प है कौन सा, अ, इसमें दिया हुआ है कंठ तालु। तो ए और आई स्वरों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न जो है, ओ औ स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है। जल्दी कीजिए, ओ आई सॉरी ओ औ स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है। क्या कंठ तालु होगा, क्या कंठ ओष्ठ होगा, या फिर दंतोष्ठ, नहीं तो कंठ। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, चलिए काफ़ी मित्र सही जवाब दे रहे हैं। तो ओ और औ की
जो रचना किस प्रकार हुई है वो हम देख लेते हैं। कहीं ना कहीं अ और आ का प्रयोग होगा और उसके साथ साथ ऊ या ऊ का प्रयोग होगा। ओ का भी हो सकता है, ठीक है ना, औ का भी हो सकता है, ठीक है ना। अ आ ऊ ऊ तो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बोला जाएगा वो कंठ से उच्चरित होते हैं और ये जो हैं वो ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो उत्तर है वो मित्रों कहीं ना कहीं कंठ और ओष्ठ से मिला जुला होना चाहिए। तो हमारा जो ब विकल्प है वो एकदम सही हो जाता है, कंठ ओष्ठ, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। तेरहवां प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। काफ़ी मित्र समझदार है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो व वर्ण का जो उच्चारण स्थान आप खुद बोल कर देखिए, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका सही होने वाला है, ठीक है। चलिए, ठीक है। काफ़ी जने जो मित्र हैं, काफ़ी जन वो दंतोष्ट बता रहे हैं, बिल्कुल। तो व का उच्चारण स्थान, जब व को बोलेंगे तो दांत और होठ कहीं ना कहीं स्पर्श होते हैं, तब जाके व बोला जाता है। तो दांत और होठ जब मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने दांत और ओष्ठ को मिला के दंतोष्ट बना दिया, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो व वर्ण का उच्चारण स्थान वो क्या हो जाएगा, दंतोष्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी वर्ण का उच्चारण स्थान यदि आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए, आज का जो 15वां क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह सबसे कम खुलता है, वर्णों की जगह आप स्वरों ले दो क्योंकि वो स्वरों के विभाजन में आता है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान करते समय सबसे कम मुंह खुलता है वो कौन से होंगे, मतलब वो कौन सा प्रकार होगा। मैंने एक वर्गीकरण आपको बताया था मुख आकृति के आधार पर, स्वरों का विभाजन मैंने करवाया था 4 प्रकार से। कौन कौन से 4 प्रकार हैं वो आपको मैं यहाँ पर ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वो समृद्ध स्वर होंगे, अर्ध समृद्ध स्वर होंगे, विवृत स्वर होंगे, या फिर अर्ध विवृत स्वर होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा प्रश्न है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह सबसे कम खुलता है, इनमें से किस में रखेंगे हम, क्या समृद्ध स्वर में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, क्या अर्ध स्वर में, सॉरी अर्ध समृद्ध स्वर में, या विवृत में, या फिर अर्ध विवृत में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर उत्तर दीजिए। चलिए, ध्यान रखना है कि मुंह है वो कम खुलता है, वो भी सबसे कम। चलिए, कौन सा विकल्प होगा, जल्दी कीजिए। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत या फिर अर्ध विवृत। ये मुख आकृति के आधार पर है, ठीक है ना। मुख की आकृति कम खुलता है मुख, या ज़्यादा खुलता है, या फिर बिल्कुल कम से थोड़ा ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा से थोड़ा कम। इस प्रकार का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर जो समृद्ध स्वर हैं
वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। समृद्ध स्वर, इसमें हम क्या करेंगे, इन स्वरों का जब उच्चारण करेंगे तो मुख है वो सबसे कम खुलता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ई स्वर है, आपको ध्यान रखना है, इसका जब उच्चारण करेंगे तो ई मुंह बिल्कुल भी कम खुलता है, तो आपको ध्यान रखना है। और भी स्वर है, ई बड़ी ई, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ये सब क्या है, समृद्ध स्वर है। ओके, तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, समृद्ध स्वर, सबसे कम मुंह खुला। चलिए, सोलहवां प्रश्न है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह सबसे अधिक खुलता है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा, जिनमें मुंह सबसे अधिक खुलता है। उसके साथ साथ आपको एक प्रश्न और भी दे रहा हूं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह सबसे अधिक खुलता है, वह स्वर बताइए, वह स्वर आपको बताना है और विकल्प भी बताना है, इसका उत्तर कौन सा सही होगा आपका, ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ गए कि समृद्ध स्वर में सबसे कम खुलता है, तो विवृत में क्या खुलेगा, अधिक खुलेगा। चलो कोई बात नहीं, मान लेते ये आपका उत्तर एकदम सही है। अब बताइए कि विवृत स्वर होता कौन सा है, वो आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए। ठीक है, तो एकमात्र स्वर आ, देखो आ को बोलने पर मुंह पूरा खुल जाता है, जितना अन्य स्वर में नहीं खुलता है उतना आ स्वर का उच्चारण करने पर मुंह सबसे अधिक खुलता है, ठीक है, तो वो हो गया आपका आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 17वां प्रश्न, निम्न में से मूल स्वर हैं, चलिए अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण बताया था, प्रयत्न के आधार पर हम जब स्वर पढ़ रहे थे उसमें मैंने सबसे पहले जो बताया था वर्गीकरण वो था उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को मैंने दो भागों में विभक्त किया था, मूल स्वर और संधि स्वर। तो बताइए इनमें से मूल स्वर कौन सा है। और मैंने मूल स्वरों की संख्या भी आपको बताई थी, 4 होती है। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। और कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलिए बताइए, फटाफट उत्तर बताइए। चलिए, काफ़ी मित्रों का उत्तर है वो आ रहा है सविकल्प, ठीक है। चलिए, ऊ स्वर जो है इन चारों में से ये है वो मूल स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी सब क्या है, संधि स्वर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे मूल स्वर कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, ऊ और री। ये जो 4 स्वर हैं वो मूल स्वर है, इसके अलावा जो भी हैं वो हमारे संधि स्वर हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, विकल्प में ऊ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है स है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अठारहवां प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर हैं। अच्छा प्रश्न है ये। बताइए, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। आपको बताना है इन विकल्पों में से कि अर्ध स्वर कौन कौन से है, ठीक है।
बिल्कुल, एकदम सही है। तो अर्ध स्वर जो है वो मित्रों ये दोनों हो जाएंगे, कौन कौन से, ये और वह। ये और वह अर्ध स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका हम उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल स्वरों से भी कम ऐसा प्रतीत होता है, स्वरों से भी कम समय लगता है ऐसा प्रतीत होता है जब इसका हम उच्चारण करेंगे या वह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? चलिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, इनमें से आपको बताना है, क्या यह है, क्या र है, क्या ल है, या फिर वह है। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना है कि पार्श्विक स्वर पार्श्विक व्यंजन जो है वो मित्रों क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। क्या होता है पार्श्विक व्यंजन, मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर ये जो जीभ के जो आसपास वाले जो भी कोर हैं, ठीक है ना, जीभ की कोर है ना, वहाँ से ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना, ल बोलते हैं तो जीभ तो ऊपर हो जाएगी ल, और जो ध्वनि निकलेगी वो आसपास से निकलेगी। चलिए, आपको पता होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न जो है मित्रों आपको ध्यान होना चाहिए, ये है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और चलिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ग हैं। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। चलिए, अच्छा प्रश्न है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, कौन सा वर्ग है वो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो चारों विकल्प हैं और इसके साथ साथ प वर्ग, ये सभी आते हैं किसमें, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें से आपको पता होना चाहिए कि एक समूह ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है जो जिनको बोलने पर स्पर्श तो होता है, उनके साथ साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। ठीक है ना, तो वह हमारा जो उत्तर है मित्र हो जाएगा छ वर्ग। देखिए, बोलेंगे छ, जोर पड़ रहा है, थोड़ा संघर्ष भी हो रहा है। ठीक है ना, छ, छ, ज, झ, य। ठीक है ना, तो ये जो वर्ग है मित्रों वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुंठित व्यंजन बताइए। चलिए, लुंठित व्यंजन आपको बताना है इसमें से। अच्छा प्रश्न ये भी, र होगा, श होगा, श होगा, या फिर ल। चलिए बताइए। बिल्कुल, आपका जो उत्तर है बिल्कुल सही है। र कोई हम क्या कहेंगे, लुंठित व्यंजन कहेंगे। चलिए, और किस नाम से जानते हैं हम इनको, लुंठित के अलावा बोलते हैं इसको प्रकंपित। बिल्कुल सही है, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए,
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर हमारी जो जीभ है, जीवा, दांतों को स्पर्श करती हैं। प्रश्न को समझिए। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ दांतों को स्पर्श करती हैं, ठीक है ना। क वर्ग हैं, छ वर्ग हैं, ट वर्ग हैं या फिर त वर्ग हैं। चलिए बताइए। बिल्कुल सही है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ जो है वो दांतों को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो हमारा जो वो वर्ग हो जाएगा स्पर्श व्यंजनों में त वर्ग हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? त वर्ग, ठीक है ना। तो त, थ, द, द, न जब बोलते हैं तो आप दांत और जीभ दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और यही बात कर लेते हैं हम। तो क वर्ग है मित्रों वो कंठ से उच्चरित होता है। ट वर्ग है मित्रों वो मूर्धा से उच्चरित होता है, मतलब मूर्धा स्थल। और छ वर्ग है मित्रों तालु स्थल। और जो त वर्ग है मित्रों वह हो जाएगा क्या? दंतीय। तो हमारी जो जीवा है वो किसको स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके पास विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। चलिए बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 2, 3, 4 या फिर 5? ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या बिल्कुल काफ़ी मित्र बता रहे हैं 2, एकदम सही है आपके, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, उत्क्षिप्त व्यंजन है चलिए ये विकल्प है आपके सामने। उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में आपको बताना है कि कौन से विकल्प में उत्क्षिप्त व्यंजन दिए गए हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों को और किस नाम से जानते हैं, वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन है मित्रों ये वाले ऑप्शन में जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन दिए गए हैं, और ये जो है मित्रों ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। क वर्ग का पंचम वर्ण है। तो आपको इन तीनों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ये तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, ट ठ ड, और ये जो है क वर्ग का अंतिम वर्ण है अंग, और ये
सॉरी, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अड। क्या बोलते हैं? अड। और ये जो बिंदी आगे दी गई है, ये नुक्ता जो है ना, ये आगे दिया हुआ है, इसका मतलब ये क वर्ग का क्या पंचम वर्ण है, क वर्ग का पंचम वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो कौन सा विकल्प हो गया हमारा? ये एकदम सही हो जाता है। चलिए, 27वां जो विकल्प है मित्रों, वो हो जाएगा स सड़क वाला उच्चारण स्थान आपको पूछा। ये प्रश्न पीछे आ गया आई थिंक, फिर भी आपको बताना है। कोई विकल्प नहीं है, आप खुद यहाँ आपको उत्तर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये प्रश्न आ गया है तो इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। किन से बना है, मतलब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से वर्ण हैं जिनसे है वो क्ष बना है। चलिए, चलिए बताइए, कौन से विकल्प में क्ष का जो वर्ण विच्छेद है वो सही बताया गया है? क्ष किन से बना है, ठीक है, ये बताइए आप। चलिए, ये यदि आपका ऑप्शन है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है इसका कारण आप समझ गए होंगे। ये जो आधा क और आधा श है, ठीक है ना, इस प्रकार का यदि पूछा जाए हलंत वाला, तब ये आपका विकल्प एकदम सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हलंत के रूप में कुछ है, ऐसी स्थिति नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अ जुड़ा हुआ है, और यदि अ जुड़ा हुआ है इसका मतलब हमारा विकल्प नंबर 4 है, द, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, श ये होगा मूर्धा वाला। 28वां प्रश्न है मित्रों, आपको पता होना चाहिए, तरह तो आपको पता है, क्या किन से बना है? ये अच्छा प्रश्न है, मात खा जाते काफ़ी बच्चे। चलिए, कौन सा विकल्प सही है जिनसे ज्ञ का निर्माण हुआ है, ठीक है, चलिए बताइए। जल्दी कीजिए। बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञ का जो किन किन वर्णों से निर्माण हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको ज आधा य, जो कि छ वर्ग का पंचम वर्ण है, बिल्कुल, और उसके साथ साथ अ जुड़ा हुआ है। यदि इस प्रकार की स्थिति हो जाती, यदि आपके प्रश्न पत्र में परीक्षा में आ गया ये प्रश्न इस प्रकार, हलंत है, आपको ध्यान रखना है हलंत का और बिना हलंत हलंत का। बिना हलंत का इसका मतलब अ जुड़ा हुआ है, और हलंत नहीं है मतलब अ नहीं है। तो इसका जो आपको विग्रह यदि पूछ लिया जाए या किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए ज और य, बस। अ लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर अ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा प्रश्न देते हैं आपको, ठीक है।
जीव की स्थिति के आधार पर कौन सा स्वर मध्य भाग में आएगा? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए। जीव की स्थिति के आधार पर भी मैंने स्वरों का वर्गीकरण पिछले वीडियो में बताया, यदि नहीं देखा है तो वो जाके देखें, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि वास्तव में स्वरों का जो विभाजन है किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जीव की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण मैंने किया था 3 भाग में, एक तो था अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक था पश्च भाग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्य भाग की। तो मध्य भाग में कौन सा स्वर आएगा? तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर मध्य भाग में एकमात्र स्वर आता है, वह है अ स्वर जो है वो मित्रों, जीव की जो स्थिति होती है वो मध्य भाग पर वहाँ परिवर्तन होता है। तो प्रयत्न के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो अ स्वर है वो मध्य भाग में स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, जिसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। किस विकल्प में र जो है स्वर रहित प्रयोग हुआ है? ट्रक, ड्रम, निर्माण, और एक शब्द जो है मित्रों ट्रिक, ठीक है ना। चलो और दे देता हूँ अच्छा सा, त्राटक। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस विकल्प में र जो है स्वर रहित हैं, मतलब वहाँ पर र के साथ स्वर नहीं है, तो वो विकल्प कौन सा है? आप सभी जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने वीडियो को शेयर किया होगा और वीडियो को जाते जाते आप लाइक भी कर दीजिए, और हो सके तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आगे भी हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं। और आपका काम यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।